हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लाइट चैप्टर का पार्ट 3 करने वाले हैं। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है वो मैं आज रिवाइज नहीं करवाने वाला हूँ, ठीक है। आज हम सीधे आगे पढ़ने वाले, बट फिर भी बता दे रहा हूँ। पिछले क्लास में हमने जो डिस्कस करा था वो कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के बीच में डिफरेंस हमने डिस्कस करा था, ठीक है। हम आज का चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि कुछ बेसिक टर्म्स जो इस चैप्टर में इस्तेमाल होगा, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आगे आने वाले जो भी हम चीज़ पढ़ने वाले हैं उन सब में इसका इस्तेमाल होने वाला है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो। तो सबसे पहले बात करते भाई प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। तो मान के चलो मेरे पास कोई स्फेरिकल मिरर है, लेट सपोज ये हमारे पास स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। इसको पीछे से हमने पॉलिश कर दिया तो कौन सा मिरर बन गया, कॉनकेव मिरर बन गया भाई साहब, ठीक है। ये कॉनकेव मिरर हो गया। अब देखो भाई प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। ये जो कॉनकेव मिरर है इसके मिड पॉइंट पे एक पॉइंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। बेसिकली ये कॉनकेव मिरर का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। या कोई भी स्फेरिकल मिरर का मिड पॉइंट को हम क्या कह देते हैं बेटा, पोल कह देते हैं। चलिए अब ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या चीज है, तो ये पोल से पास होने वाली इमेजिनरी लाइन को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। सो ये लाइन को जो मैंने पास करवाया बेटा, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। चलो भाई अच्छी बात है। तो प्रिंसिपल एक्सिस बेसिकली एक इमेजिनरी लाइन होता है जो पास होता है कहां से, पोल से पास होता है, ठीक है। तो आ जाओ इसका डेफिनेशन लिखते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस है क्या, इट इज इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू पोल। ऐसा इमेजिनरी लाइन जो पोल से पास होता है उसी को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत वाली बात। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है, पोल। अब ये पोल क्या होता है, अभी बताया मैंने, जो मिरर का मिड पॉइंट है, जो मिरर का क्या होता है बेटा, मिड पॉइंट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। और इसी पॉइंट के थ्रू क्या पास होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पास होता है। मेरे बच्चा इधर देख ले, पोल क्या होता है भाई। पोल बेसिकली है क्या, पोल एक मिड पॉइंट है किसका, मिरर का, यानी कि स्फेरिकल मिरर का, जहां से कौन सा लाइन पास होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पास होता है। सो बेसिकली इट इज मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर थ्रू विच प्रिंसिपल एक्सिस पासेस। वो मिड पॉइंट मिरर का, स्फेरिकल मिरर का, जिससे प्रिंसिपल एक्सिस ये गुजर रही है, उसी मिड पॉइंट को हम क्या कहते हैं भाई, पोल कहते हैं। चलो अपर्चर क्या होता है, जैसे कि मान के चलो ये मिरर है, तो अगर इस मिरर के अंदर से लाइट रेस पास हो रहे हैं, ठीक है, मिरर के अंदर से क्या पास हो रहे हैं भाई, अगर लाइट रेस पास हो रहे तो उसका रिफ्लेक्शन होगा। बट अगर कोई लाइट रेस मिरर से बाहर पास हुए तो क्या उसका रिफ्लेक्शन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। सो बेसिकली मिरर का वो इफेक्टिव डायमीटर जिसके अंदर में रिफ्लेक्शन हो सकता है, उसके बाहर से रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो इसी इफेक्टिव डायमीटर को यहां से लेकर के यहां तक के इफेक्टिव डायमीटर को हम क्या कहते हैं, हम अपर्चर कहते हैं। यानी मान के चलो ये एम पॉइंट है और नीचे वाला क्या बेटा, एन पॉइंट है। ये यहां से लेकर के यहां तक के डिस्टेंस को, या यहां से लेकर यहां तक के इफेक्टिव डायमीटर को जिसके अंदर से रिफ्लेक्शन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं भाई, अपर्चर कहते हैं। सो अपर्चर है क्या, इट इज इफेक्टिव diameter of spherical mirror through which reflection takes place, स्फेरिकल मिरर का वो इफेक्टिव डायमीटर जिसके अंदर रिफ्लेक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बेटा अपर्चर कहते हैं। अपर्चर से बाहर रिफ्लेक्शन हो नहीं सकता क्योंकि वो मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस का दायरा खत्म हो जाता है। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है भैया, तो देखो जो बेसिकली स्फेरिकल मिरर है वो किसी ना किसी स्फेयर से बना होगा, और अगर स्फेयर से बना है तो स्फेयर का कोई ना कोई सेंटर होगा। तो जो स्फेयर का सेंटर है वही इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर माना जाता है, और इसी सेंटर सी को हम क्या कहते हैं बेटा, इसी को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि बेसिकली बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फेयर का सेंटर होता है जिससे मिरर को बनाया गया है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इट इज द सेंटर of that sphere
of that sphere from which mirror is obtained, ठीक है। वो स्फेयर का सेंटर, ठीक है, जिससे मिरर बना है, उसी सेंटर को हम क्या कहते हैं बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब भैया ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बेसिकली क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के पोल तक के दूरी को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। मान लो कि हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, यहाँ पे सी है, ठीक है। तो भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के पोल तक के दूरी को अपन क्या कहते हैं, अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आर क्या है, आर बेसिकली दूरी है, कहां से कहां तक का, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के पोल तक का दूरी है, ठीक है। सो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बेटा, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, कहां से कहां, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग पूरा लिखोगे पेपर में अगर डेफिनेशन आएगा। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल, यानी कि सीपी के बीच में दूरी को हम क्या कहते हैं बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। या सीपी से करना प्लेस मत समझ लेना भाई। चलो फोकस क्या होता है भैया, फोकस और फोकल लेंथ समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई अब तक मैंने जो पढ़ाया उससे डेफिनेशन आए या ना आए, इससे आने की भाई मतलब एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फोकस समझने के लिए हम एक नया स्लाइड ले रहे हैं, उस पर समझते हैं फोकस है क्या। बेसिकली मान लो मेरे पास कोई स्फेरिकल मिरर है, ये रहा, कॉनकेव मिरर ले रहा हूं मैं, ठीक है, ये रहा मेरे पास कॉनकेव मिरर। इस वाले पॉइंट को हम क्या कहते हैं बेटा, पोल कहते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, जो लाइन, इमेजिनरी लाइन पोल से पास होती है उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं भाई, ठीक है। चलो इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं बेटा, ठीक है। अच्छा ठीक है भाई, यहां पे मान के चलो एक पॉइंट है जो स्फेयर का पॉइंट हुआ करता था, सेंटर हुआ करता था, उसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब तक हमने देखा, क्या देखा कि भैया इसी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक के दूरी को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारी बात है। अब ये भैया पर ये आया कहां से, कौन कहां से आया, ये जो हमारा फोकस है, ये फोकस कैसे आया। तो भाई फोकस का डेफिनेशन देखते हैं। फोकस है क्या, पहले समझते हैं फोकस क्या होता है। ऐसे लाइट रेस जो पैरेलल होते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, ऐसे लाइट रेज जो पैरेलल जाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्शन होने के बाद किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलते हैं, उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो भाई होता क्या है फोकस बेसिकली क्या होता है, अगर कोई लाइट रेज क्या जा रहा है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या जा रहा है, पैरेलल जा रहा है, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद उसी प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट पे जाके मिलता है। लेट सपोज ये मेरे पास लाइट रेज है जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलेगा, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे मिला मान के चलो, ठीक है। इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं बेटा, इसी पॉइंट को अपन लोग फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, फोकस कहते हैं, ठीक है। सो फोकस वो पॉइंट होता है जहां पे जो पैरेलल लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाते हैं, वो टकराने के बाद उस पॉइंट पे मिलते हैं, उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस पॉइंट कहते हैं। तो फोकस है क्या बेटा, आ जाओ डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट is a point on the principal axis, where parallel light rays to the principal axis after reflection passes या मीट, ठीक है। बेसिकली फोकस एक पॉइंट होता है कहां पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे, जहां पे वो लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हैं जाकर के या तो मिलते हैं या तो वहां से पास होते हैं, उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, बेटा फोकस कहते हैं। अच्छा मुझे बताओ कि हाँ क्या यहाँ पे लाइट रेज सही में मिली है, सही में तो मिली है, देखते रहो, देखो यहाँ पे लाइट रेज सही में मिली है। अगर सही में मिली है तो रियल फोकस है, वर्चुअल फोकस है, रियल फोकस है, ठीक है। अगर सही में मिला तो कैसा फोकस है बेटा, रियल फोकस है। अच्छा सेम बात करते हैं हम किसके बारे में, सेम बात करते हैं हम जरा कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, ठीक है। सेम बात हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। अच्छा छोटा सा टर्म एक और डिस्कस कर ले रहा हूं मैं, क्या
कि भाई देखो ये पोल और फोकस तक के दूरी को, पोल और फोकस तक के दूरी को हम क्या कहते हैं बेटा, फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक है, अभी हमने एक और टर्म पढ़ा था, फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ बेसिकली बेटा फोकस से लेकर के पोल तक का डिस्टेंस होता है। जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर सी से लेकर पी तक का डिस्टेंस होता है, वैसे ही फोकल लेंथ क्या होता है बेटा, फोकस से पोल तक के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। और फोकल लेंथ को अपन लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, स्मॉल एफ से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एफ से। तो फोकल लेंथ क्या होता है भाई, फोकल लेंथ। पहली बात, फोकल लेंथ को अपन लोग स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा होता क्या है जरा डेफिनेशन देख ले रहे भाई। फोकल लेंथ बेसिकली डिस्टेंस होता है फ्रॉम फोकस टू पोल, फ्रॉम फोकस टू पोल। ठीक है, तो फोकल लेंथ है क्या, इट इज द डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू द पोल। फोकस से पोल तक के दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। और फोकल लेंथ को बेटा हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, फोकस को हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। फोकस को अपन लोग कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और स्मॉल एफ से हम फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको हम प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। भाई रिस्पॉन्ड करे करो यार, ऐसे बैठे हो आप लोग। चलो तुम्हें ही पढ़ा रहा हूँ भाई, तुम्हें भी पढ़ा रहा हूँ मतलब। चलो आगे बढ़ रहे हैं हम नेक्स्ट। अच्छा, हमने ये सेम चीज डिस्कस करा था किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। एक बार यार कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी डिस्कस कर लेते हैं। मान लो पेपर में सवाल आ गया कि डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, तो वहां पे ऐसा मत लिख देना कि सही में लाइट रेज मिल रही है। क्या वहां पे सही में लाइट रेज मिल सकती हैं? आज जरा देखते हैं मिलती या नहीं मिलती है। ठीक है, अच्छा एक खास बात देख रहे हो कॉनकेव मिरर का, कि यहाँ पे जो भी लाइट रेज जा रहा है वो कन्वर्ज हो रहा है किसी एक पॉइंट पे। तो बताओ इस मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहेंगे, डाइवर्जिंग मिरर कहेंगे? कन्वर्जिंग मिरर कहेंगे। ठीक है, तो भाई क्योंकि सारी लाइट रेज कन्वर्ज होती है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, और उसी पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या कह रहे हैं, फोकस कह रहे हैं। तो क्योंकि ये मिरर कन्वर्ज कर रहा है लाइट रेज को, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसलिए इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। तो ऑल्सो नॉन एज कन्वर्जिंग मिरर, इसलिए इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। यानी ये जो हमने स्फेरिकल मिरर में डिफरेंस पढ़ा था पिछली क्लास में, कौन सा डिफरेंस, ये रहा डिफरेंस। हाँ, तो ये जो हमने डिफरेंस पढ़ा था कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर में, इसमें आप एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं कि बेटा कॉनकेव मिरर क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है, क्योंकि लाइट रेज यहाँ पे जाती है और टकरा करके किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। अच्छा, वही बेटा कॉन्वेक्स मिरर में नहीं होता। कॉन्वेक्स मिरर में अगर कोई लाइट रेज जाती है तो टकरा के ऐसे डावर्ज हो जाती है बेटा। ठीक है, लाइट रेज जाती है तो टकरा के डावर्ज हो जाती है। अच्छा, ये जहां से डावर्ज हो रही है उस पॉइंट को अगर पीछे खींचोगे तब जाके ऐसा लगता है किसी पॉइंट पे मिल रहा है। और यहाँ पे क्या सही में लाइट रेज मिल रहा है? नहीं, इसको तो हमने खुद से प्रोड्यूस बैकवर्ड करा है। तो ये जो फोकस है ये वर्चुअल फोकस है। यानी कि कॉन्वेक्स मिरर में कैसा फोकस होता है, वर्चुअल। क्यों होता है? क्योंकि बेटा लाइट रेज जो पैरेलल जा रहा है वो डाइवर्ज हो रहा है, और जो लाइट रेज जो डाइवर्ज हो रहा है कभी मिलेगा रियल वर्ल्ड में? कभी नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम उसको हम खुद से मिलवाते हैं। अब क्योंकि हमने खुद से मिलवाया है इसलिए इसका वर्चुअल फोकस होता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, यानी कि इसको अपन क्या कहेंगे, डाइवर्जिंग मिरर, इसको हम क्या कहेंगे, कन्वर्जिंग मिरर कहेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट और ऐड कर सकते हो दोनों के डिफरेंस में। तो ये रहा हमारे पास कौन सा मिरर बेटा, कॉन्वेक्स मिरर है। ये कॉन्वेक्स मिरर है। और ये जो बेटा कॉन्वेक्स मिरर होता है वो क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है। डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है भाई, आ जाओ जरा इसका भी डेफिनेशन देख ले रहे, मतलब इसमें भी फोकस का डेफिनेशन देख रहे हैं। पहले सारे टर्म्स बना ले रहे हैं। जैसे कि यहां से जो लाइट रेज पास हो रही है बेटा, लाइट रेज नहीं वैसे इमेजिनरी लाइन है, तो इसको अपन क्या कह रहे थे, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है भाई, इस वाले पॉइंट को क्या कहते हैं हम, कौन बताएगा, पोल कहते हैं, जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा जो पूरा स्फेयर का सेंटर था वो इस मिरर का भी सेंटर है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर तक के डिस्टेंस, मतलब ये पोल तक के डिस्टेंस, इसको हम क्या कहते हैं, आर कहते हैं, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। बहुत सही भाई, तो इसको अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर कह रहे हैं। अच्छा, अब बच रहा हमारे पास क्या, फोकस और फोकल लेंथ समझना। आ जाओ भाई, उसे भी समझ ले रहे हैं। देखो भाई, उसको समझने के लिए हमें पैरेलल लाइट रेज मारनी पड़ेगी, तो चलिए मारते हैं पैरेलल लाइट रेज। कौन से लाइट रेज, इससे मारते हैं। ठीक है, मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस के लाइट रेज कुछ पैरेलल जा रहे हैं ऐसे, तो भाई हमें पता है टकराने के बाद वो तो यहाँ पे मिलने वाले नहीं है, क्योंकि मिरर छेद करके थोड़ी चल जाएंगे लाइट रेज। तो भाई क्या होगा, ये यहाँ से ऐसे डाइवर्ज हो जाएगा। ठीक है,
ऐसे। सिमिलरली अगर कोई मैं नीचे से लाइट रेज मार रहा हूँ, हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी, फिर से स्वागत है हमारे क्लास में। हो जाएगा, ठीक है। आज हम बायोलॉजी का चैप्टर सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि ये जिस नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो आप लोग या सीबीएसई के लिए, दोनों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। उसको तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अब ये वन शॉट टाइप का तो है नहीं कि 1 घंटे में पूरा चैप्टर उड़ा दिया, ये डिटेल लेक्चर होने वाला है, तो थोड़ा पेशेंस के साथ नोटबुक लेकर के और नोट करते करते इस लेक्चर को देखना है, ऐसे नहीं देखना, क्योंकि ये चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसको हम शुरू करने जा रहे हैं। और अब भाई चैप्टर शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल है कि बायोडायवर्सिटी क्या होता है। इसको आप पिछले चैप्टर में पढ़ के आए दूरी क्या है। सो बेसिकली बायोडायवर्सिटी के बारे में आपको जानना जरूरी है बेटा, उसके बिना चैप्टर आगे प्रोसीड हम नहीं कर सकते। तो भाई बायोडायवर्सिटी क्या होता है, कोई बता सकता है? तो इसका नहीं बता सकता तो मैं ही बता रहा हूँ। देखो भाई, इसका मैं बायो का मतलब होता है लाइफ, बायो का मतलब होता है फोकस में डिफाइन करने और डायवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी, लाइट रेस, ठीक है। तो बायोडायवर्सिटी होता है जो लाइफ की वैरायटी हमारे पृथ्वी पर, ठीक है। इसी टर्म को हम क्या कहते हैं, बायोडायवर्सिटी कहते हैं। पैरेलल टू, अगर इसका प्रॉपर डेफिनेशन देखा जाए तो होगा पैरेलल टू, इट रेफर्स टू लाइट रेस, लाइट रेस, लाइट रेस which are parallel to the principal axis। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी, फिर से स्वागत है हमारे क्लास में। प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट। क्या यहाँ पे लाइट रेस सही में मिल रहे हैं? नहीं ना, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मिल रहे हैं। अगर कोई बंदा इसको ऊपर से देखेगा तो उसे लगेगा लाइट रेज यहाँ से आ रहा है, बट ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर्स, सही में नहीं मिल रहा, हमें लग रहा है कि मिल रहा, अपीयर्स टू मीट एट द प्रिंसिपल एक्सिस, एट द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, या एट द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, एट द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑन द principal axis. That point is called focus point. That point is called focus point। भाई ये दोनों डेफिनेशन सेम है, बस फर्क क्या है, यहां पे भी लाइट रेस पैरेलल जा रहा है बट वो डाइवर्ज हो गया। अब डाइवर्ज होने के बाद ऐसा लग रहा है कि वो किसी एक पॉइंट में मिल रहा है, उसी पॉइंट को हम क्या कह दे रहे हैं, फोकस पॉइंट कह दे रहे हैं, ठीक है। सो वो लाइट रेस जो पैरेलल होते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्शन होने के बाद एक पॉइंट पे मिलते हुए प्रतीत होते हैं। जो पॉइंट किस पे होता है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है, उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं बेटा, उसी पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस या सिंपली फोकस कहते हैं। और कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है, रियल होता है वर्चुअल होता है, वर्चुअल होता है। यहाँ पे लाइट रेस सही में नहीं मिल रहा है तो इसलिए जो फोकस है वो क्या है बेटा, वर्चुअल है। यहाँ पे लाइट रेस सही में मिला तो इसलिए ये जो फोकस है वो क्या है बेटा, रियल है। समझ में आया नहीं आया? अच्छा देखो, तुम एक डेफिनेशन से ना दोनों को कवर कर सकते हो। सब चीज सेम लिखना है कि लाइट रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, या तो मीट लिख दो, मीट और अपीयर्स टू मीट, मीट और अपीयर्स टू मीट, उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं बेटा, फोकस पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो दोनों डेफिनेशन ही आप यूज कर सकते हो, जो मन कर लिख लेना, ठीक है। फोकल लेंथ तो सेम है यार, फोकल लेंथ लिखवाने की जरूरत है, यहाँ पे भी सेम ही है कि फोकस से लेकर के पोल तक के डिस्टेंस, फोकस से लेकर के पोल तक के डिस्टेंस, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, फोकल लेंथ कहते हैं। चलो आई होप क्लियर हो गया होगा। भाई हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख ले, सबसे पहले क्या होता है बेटा, मुख्य अक्ष होता है। मुख्य अक्ष क्या होता है, गोलीय दर्पण के ध्रुव और ये वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली जो सीधी रेखा होती है उसी को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। मतलब ये जो त्रिज्या है, ये जो रेडियस है, इससे जाने वाली जो लाइट, ये जो इमेजिनरी लाइन होती है, इसी को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्रुव क्या होता है बेटा, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र, मतलब ये जहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा है इसी के केंद्र को हम क्या कहते हैं बेटा, ध्रुव कहते हैं। यानी कि इसको इंग्लिश में पोल कह रहे थे और इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कह रहे थे। अच्छा, ये द्वारक क्या होता है, मतलब गोलीय दर्पण जहां तक रिफ्लेक्शन होता है उसको हम द्वारक कहते हैं। आगे बात करते हैं, वक्रता केंद्र क्या होता है बेटा, इसको हम सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है और वो जो गोले का भाग मतलब जो गोले का केंद्र था वही इसका केंद्र माना जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। फिर होता है वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है बेटा, ये सी से लेकर के पोल तक की दूरी, को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फिर फोकस बिंदु क्या होता है, फोकस बिंदु बेटा अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तित होकर के एक बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट फिर बात करते हैं बेटा उत्तल दर्पण और
उत्तल दर्पण में क्या होते हैं, हमें क्या होता है, उत्तल दर्पण में वो उस बिंदु से आती प्रतीत होती है। यानी जो उत्तल दर्पण है, यानी कि जो कॉन्वेक्स मिरर है, उसमें लाइट रे सही में नहीं मिलती, हमें ऐसा लगता है कि मिल रही है, इसलिए इसका क्या होता है, वर्चुअल फोकस होता है। फोकस दूरी क्या होता है बेटा, फोकस दूरी क्या होता है, बेसिकली ध्रुव और मुख्य फोकस, धुर्य यानी कि ये धुर्य से लेकर के, पोल से लेकर के फोकस तक की दूरी को हम क्या कहते हैं बेटा, फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे टर्म हमने अभी डिस्कस करा था। अच्छा, एक रिलेशन है जो सभी को पता होना चाहिए बेटा, इधर देख लें, सारे बातें ना करें। ठीक है, देखो भाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि ये जो बेटा यहां से यहां तक का डिस्टेंस होता है ना, वो बराबर होता है यहां से यहां तक का। रुको एक ना, मतलब दूसरा स्लाइड लेके आपको बताता हूं मैं, क्लियर्स। देखो मान लो ये यहां से यहां तक क्या क्या बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। जितनी दूरी इसकी होती है उतनी दूरी इसकी होती है। मतलब रुको एक ब्लैंक स्लाइड से समझा दे रहा हूं तुम्हें। देखो मान लो ये मेरे पास है कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको अपन लोग पोल कहते हैं, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा जाता है क्या, कि बेटा जितनी दूरी इसकी होती है उतनी दूरी इसकी भी होती है। यानी मान लो ये f है तो ये भी f है, ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी, अच्छा पूरा 20 है तो इतना 10, ये पूरा 50 है तो इतना 25। ठीक है, अच्छा भैया अभी तो हमने देखा, क्या देखा, कि यहां से C से लेकर के P तक के दूरी को तुम क्या कह रहे थे, रेडियस ऑफ कर्वेचर कह रहे थे। यानी देखा जाए यहां पे तो बेटा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो f प्लस f से बना हुआ है। अरे देखो ना इधर, ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है r, वो f प्लस f से बना हुआ है। ठीक है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं f प्लस f, यानी कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो डबल होता है किसके, फोकल लेंथ के। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं बेटा, जो फोकल लेंथ होता है इसको ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो फोकल लेंथ क्या होता है बेटा, हाफ होता है किसके, रेडियस ऑफ कर्वेचर के। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात। एक एग्जांपल लेते हैं, जिससे पूछूंगा वो बताएंगे। ठीक है, मान के चलो बेटा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितना है, कितना है, लेट्स सपोज 100 सेंटीमीटर है, तो बताओ फोकल लेंथ कितना होगा, कौन बताएगा, जल्दी बताओ। 50, बहुत बढ़िया, हाफ होता है बेटा। ठीक है, इसको हाफ कर दो, आंसर आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, लेट्स सपोज कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 1/4 सेंटीमीटर है। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, 1/4 सेंटीमीटर है, तो बताइए फोकल लेंथ कितना होगा, जल्दी बताओ, कौन बता रहा है, 1/8। बहुत बढ़िया, कैसे करा बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर को 2 से डिवाइड कर दिया, यानी कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 1/8 आ गया। ठीक है, तो 1/8 सेंटीमीटर। तो भाई ऐसे अगर क्वेश्चन में आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया होगा, फोकल लेंथ पता करना होगा, 2 से डिवाइड करो। फोकल लेंथ दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ रहा है, तो क्या कर दो बेटा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आपको जब न्यूमेरिकल करेंगे हम किस पे, मिरर फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल करेंगे, तो हो सकता है कुछ सवाल में डायरेक्ट फोकस नहीं दिया होगा, मतलब डायरेक्ट फोकल लेंथ नहीं दिया होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया होगा, उसको 2 से डिवाइड करके आप फोकल लेंथ निकाल सकते हो। ठीक है, या कभी नीड पड़े रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए, तो फोकल लेंथ को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। चलो भाई, तो ये रिलेशन था, ये रिलेशन किसके बीच में था बेटा, ये रिलेशन था फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में। ठीक है, तो ये हेडिंग लगा के लिख देना, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो भाई ये रिलेशन हमने कर लिया। चलिए अब आप लोग क्या करेंगे, कुछ रूल्स पढ़ने वाले हम लोग। ठीक है, क्योंकि ये रूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना इस रूल्स के आप इमेज फॉर्मेशन, रे डायग्राम नहीं बना पाओगे और ये चैप्टर को समझ नहीं पाओगे, न्यूमेरिकल्स भी नहीं हो पाएगा, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट रूल है। आ जाओ करते हैं भाई। ठीक है, ठीक है, पहला रूल क्या कहता है, सुनो, पहला रूल क्या कहता है, ध्यान से देखना। अगर कोई लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, अगर कोई लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद वो फोकस से पास होती है। कहां से पास होती है भाई, फोकस से। तो यही रूल है, पहला रूल क्या, कि a ray parallel to the principal axis will pass through the principal focus after reflection। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट रूल क्या कहता है, कि अगर कोई लाइट रेस, a ray passing through the principal focus, मान लो कि कोई जो लाइट रेस है वो फोकस से ही पास हो रहा है, तो क्या होगा, तो देख भाई, पैरेलल था तो फोकस से पास हुआ, अगर फोकस से पास हो रहा है तो पैरेलल हो जाएगा। बिल्कुल उल्टा है बेटा, ये दोनों आपस में क्या है, उल्टे हैं। अगर लाइट रेस पैरेलल गई फोकस से पास हो जाती है, अगर फोकस से गई तो पैरेलल हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा 2 रूल था। तीसरा रूल करने जा रहे हैं बेटा, क्या, कि अगर कोई लाइट रेस, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मान लो कि कोई लाइट रेस कहां से पास हो रहा है बेटा जी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है, फिर क्या होगा, तो देख भाई, अगर लाइट रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है तो वहीं से अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगा, वो वहीं से क्या कर लेगा, अपने पाथ को बेटा जी
रिट्रेस कर लेगा, मतलब जहां से गया, जिस रास्ते से गया उसी रास्ते वापस आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? ये हुआ ड्यू टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। भाई देख, मान ले ये मेरे पास प्लेन सरफेस था, ठीक है, अगर प्लेन सरफेस है भाई, ठीक है, अगर प्लेन सरफेस है और इसके तुम परपेंडिकुलर पे लाइन गिरा रहे हो, मतलब जो नॉर्मल है उसी पे लाइट रेज मार रहे हो, तो भाई वहीं से चले जाएगा ना, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गया 0, यानी यहाँ पे एंगल आई बराबर एंगल आर हुआ और दोनों 0 डिग्री है, मतलब जिस पॉइंट से है उस पॉइंट पे आ गया। तो सेम यहाँ पे हो रहा है। अगर मैं सर्कल की बात करूं बेटा, तो जो उसका सेंटर होता है, सेंटर से कोई भी रेडियस जाता है वो हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है बेटा सरफेस पे। सेंटर से कहीं से भी लाइट रेज मार लो, वो क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा, कहीं से ही मार लो बेटा, ठीक है, वो परपेंडिकुलर होगा। तो इसलिए क्योंकि 90 डिग्री पे लाइट रेज फॉल हो रहा है, नॉर्मली फॉल हो रहा है, इसलिए पाथ को रिट्रेस कर दिया। देखो ना, यहाँ पे भी 90 डिग्री, सरफेस के 90 डिग्री फॉल हो रहा था, इसलिए वो रिट्रेस कर दिया, मतलब जिस रास्ते आया उस रास्ते से चला गया। तो सर्कल में बेटा अगर कोई सेंटर से कोई भी लाइट रेज पास होता है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है किसके, कर्व सरफेस पे, इसलिए वो जहां से जाएगा वहीं से आएगा, ठीक है। तो ये रूल भी काफी इंपॉर्टेंट था। आगे बात करते बेटा, नेक्स्ट रूल क्या है, अ रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, ये रिफ्लेक्ट होता बेटा ऑब्लिकली मेकिंग इक्वल एंगल। क्या कह रहा, मान लो ना सी से गया, ना एफ से गया, ना पैरेलल गया, सीधे जो हमारा लाइट रेज है कहां गिर रहा, सीधे लाइट रेज हमारा पोल पे गिर रहा भाई, ठीक है, सीधे लाइट रेज कहां फॉल करा, पोल पे। लेट सपोज पोल पे जो गिरा है वो कितना 30 डिग्री के एंगल पे गिरा है, तो जिस एंगल पे फॉल करेगा पोल पे उसी एंगल से वापस जाएगा, उस एंगल से क्या होगा बेटा, वापस चले जाएगा, ठीक है। तो जिस एंगल से आया उस एंगल से गया। क्या यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है? कौन सा लॉ, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट हो रहा है, यानी यहाँ पे देख सकते हैं बेटा एंगल आई बराबर एंगल आर विच इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है। तो भाई ये हमारे पास 4 रूल थे। अगर ये आपको 4 रूल समझ में आ गया तो हम इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। सो पहले आप लोग इतना नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये थे हमारे 4 रूल। अगर आपको 4 रूल समझ में आ गया है तो भाई रे डायग्राम आपको बिल्कुल ही हलवा लगने वाला है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। तो स्टार्ट करते भाई, कौन सा पॉइंट ले रहे, पहले सबसे पहला देख रहे हैं, अगर ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रखते हैं, पहला केस हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए सभी। पहला केस क्या है बेटा, अगर ऑब्जेक्ट को हम बेटा जी इन्फिनिटी पे रखते हैं, इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, बहुत दूर, इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, बहुत दूर। अगर किसी ऑब्जेक्ट को बेटा जी हम इन्फिनिटी पे रख रहे हैं, मान के चलो ये ऑब्जेक्ट है, जो बहुत दूर वाली ऑब्जेक्ट होती है, जैसे स्टार हो गया, स्टार से कोई लाइट रेज आ रही है, ठीक है, यानी बहुत जो दूर ऑब्जेक्ट होता है उसको हम डॉटेड लाइन से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं बेटा, डॉटेड लाइन से बनाते हैं। तो मान लो जो हमारे पास ऑब्जेक्ट था वो हमने रख दिया कहां पे बेटा जी, इन्फिनिटी पे, ठीक है। कहां रख दिया हमने, इन्फिनिटी पे रख दिया, ठीक है भाई। तो भाई इन्फिनिटी पे रख दिया तो यहां से लाइट रेज तो आएंगी, कैसी लाइट रेज आएंगी, पैरेलल लाइट रेज आएंगी। भाई कोई सा भी मैं 2 नियम का इस्तेमाल करके, मैं 2 रूल का इस्तेमाल करके इमेज फॉर्मेशन कर दूंगा। तो देखो भाई, मान लो यहां से एक पैरेलल लाइट रेज आया ऐसे, और इसके नीचे से भी एक पैरेलल लाइट रेज आया, ठीक है। दोनों जगह से क्या आ रहा बेटा, पैरेलल लाइट रेज आ रहा। अब आप मुझे बताओ कि पैरेलल लाइट रेज रिफ्लेक्शन होने के बाद कहां से पास होगी, फोकस से। अभी तो पढ़ाया भाई, तो देखो ये कहां से पास हो गई बेटा जी, ये फोकस से पास हो गई, ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारी बात है। अच्छा ये भी लाइट रेज तो भैया कहां से पास हो जाएंगी, फोकस से पास हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं जो पैरेलल लाइट रेज बहुत दूर से आती हैं, पैरेलल लाइट रेज कहां से आती है बेटा, बहुत दूर से आती है, इन्फिनिटी से आती हैं, वो रिफ्लेक्शन होने के बाद फोकस में मिलती हैं। और जहां पे 2 या 2 से ज्यादा लाइट रेज मिलेंगी वहीं पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। यानी इमेज का फॉर्मेशन उस पॉइंट पे होता है, उस प्लेन में होता है जहां पे 2 या 2 से अधिक लाइट रेज या तो सही में मिलते हैं या तो हमें लगता है मिल रहे हैं, ठीक है। सो मान लो बेटा, मानना क्या है, लाइट रेज कहां मिली है, फोकस पे, तो इमेज भी कहां बनेगी बेटा, इमेज भी कहां बनेगी, फोकस पे, ठीक है। तो आपसे 3 सवाल पूछा जाएगा। पहला, 2 नंबर तो मिल गए ये रे डायग्राम बनाने के, ठीक है, कुछ नहीं करना था, 2 पैरेलल लाइट रेज मारा, फोकस पे मिला दिया, जहां मिला वही इमेज बन गया भाई, ठीक है। आपसे 3 पॉइंट पूछा जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, मतलब जो इमेज बनी है उसकी क्या गुण धर्म है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या फीचर है। अब आपसे ये नहीं पूछा जाएगा अच्छा है, मोटा है, पतला है, छोटा है, ऐसा इमेज नहीं पूछा जाएगा। आपसे कैरेक्टर्स पूछा जाएगा, पोजीशन, कहां पे इमेज बन रहा है। तो बताओ सी पे बन रहा है, एफ पे बन रहा है, पी पे बन रहा है, एफ पे, तो क्या रखोगे बेटा जी, पोजीशन एट एफ। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेचर क्या है, नेचर आप ऐसे जज करो, क्या लाइट रेज सही में मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। तो अगर लाइट रेज सही में मिल रही है बेटा, अगर लाइट रेज क्या हो रहा है, सही में मिल रही है, तो वहां पे कैसी इमेज बनती है, रियल इमेज बनती है। तो यहाँ पे नेचर में सुंदर बुरा नहीं बोलोगे, यहाँ पे नेचर बोलोगे क्या बेटा, रियल है। और रियल इमेज क्या होता है, हमेशा
उल्टी, रियल इमेज उल्टे होते हैं ना हमेशा, तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल इमेज हमेशा उल्टे होते हैं, इन्वर्टेड होते हैं। चलो आगे बात करते हैं बेटा साइज। यार बहुत दूर ऑब्जेक्ट है, मान के लो स्टार से लाइट आ रही है, तो क्या उसकी बहुत बड़ी इमेज बनेगी? नहीं, वो तो पॉइंट साइज बनेगा। पॉइंट साइज बोले तो बहुत छोटा, तो यहाँ पे जो साइज है इमेज का वो क्या है बेटा जी? हाईली डिमिनिश, हाईली डिमिनिश्ड। अब ये डिमिनिश्ड का मतलब होता है बहुत छोटा, डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है? बहुत छोटा। इसको आप पॉइंट साइज भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो बेटा? पॉइंट साइज भी कह सकते हो। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारी बात है। तो हमारा यहाँ पे एक केस हो गया, अभी बचे हैं बस 5 केस और रह रहे हैं, वो सारे केस आज ही हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं किसका? नेक्स्ट पार्ट हम ले रहे हैं जब ऑब्जेक्ट को कहां पे रख रहे हैं? बियॉन्ड सी। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी मतलब बेटा जी सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो देखते हैं कहां इमेज बनता है, कैसा बनता है, ठीक है। सो मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, इसके पीछे हमने रख दिया ऑब्जेक्ट, ये हमारा हो गया बेटा जी ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मेरे को इसका इमेज बनाना है, किसी भी 2 रूल का इस्तेमाल करके अपन इमेज बनवा लेंगे, ठीक है। अब कैसे बनवाएंगे तो आ जाओ देख लेते हैं। देखो मान के चलो यहां से एक लाइट रेस पैरेलल गया, सभी को पता भाई पैरेलल लाइट रेस कहां से पास होंगी? फोकस से। करा दो भाई, ये रहा फोकस से पास हो गया, ठीक है भाई। चलो आगे बात करते हैं। अच्छा लाइट रेस को अगर मैंने फोकस से पास करवाया तो कहां से पास होंगी? अगर फोकस से पास करवाया तो पैरेलल हो जाएंगी। फोकस से पास करवाया तो क्या हो जाएंगी बेटा जी? पैरेलल। और ध्यान से देखो तो क्या ये लाइट रेस सी और एफ के बीच में मिल रही हैं? तो देखो जहां पे लाइट रेज मिलती हैं वही इमेज बनता है भाई, ठीक है। तो क्योंकि लाइट रेज यहां पे मिला है इसलिए इमेज का फॉर्मेशन भी क्या हुआ? यही हुआ। तो पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा, क्या नहीं भी पूछा जाएगा फिर भी, अगर रे डायग्राम आ रहा है तो आप इसको आप खुद से लिखोगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज में। पहला पोजीशन, किसी के पास पानी की बोतल दे दो यार, खांस रहा बेचारा, थोड़ा रहम दिखाओ। हाँ तो भाई देखो, अगर ये पहला तो 2 नंबर में आपको इमेज फॉर्मेशन करनी है, फिर अगर आपसे पूछा तो लिख दो, नहीं पूछा तो खुद से पोजीशन, नेचर, साइज बताओगे आप लोग, ठीक है। चलो तो यार पोजीशन की बात करें तो कहां पे इमेज बन रही है बेटा? सी और एफ के बीच में। तो क्या लिखोगे? पोजीशन बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के बीच में क्या बन रही है भाई? इमेज बन रहा है। नेचर क्या है भाई? यहां पे भी तो लाइट रेज सही में मिल रहा है। अच्छा एक चीज और देख सकते हो, एक चीज और क्या देख सकते हो कि भाई यहां पे इसकी मुंडी ऊपर, इसकी मुंडी नीचे है ना, तो देख सकते हो ये उल्टी इमेज बनी है ना। और जो इन्वर्टेड उल्टे इमेज होते हैं क्या होते हैं बेटा? रियल होते हैं। इन्वर्टेड इमेज क्या होता है? रियल होते हैं। यानी नेचर वैसे ही पता चल गया, क्या होगा बेटा? रियल एंड इन्वर्टेड। क्या हो गया? रियल एंड इन्वर्टेड। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारी बात। साइज की बात करें तो देखो यार ये ऑब्जेक्ट का साइज है, ये इमेज का साइज है। बड़ा कौन है? ऑब्जेक्ट। छोटा कौन है? इमेज। साफ साफ देख सकते हो बेटा कि जो इमेज बना है हमारा, इमेज जो बना है वो ऑब्जेक्ट से छोटा है बेटा। तो क्या लिखोगे साइज में? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। या तो आप स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट लिख लो या इसको डिमिनिश्ड भी लिख सकते हो। डिमिनिश्ड का मतलब होता है छोटा, हाईली डिमिनिश्ड का मतलब होता है बहुत छोटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 केस क्लियर है। नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा, वो है क्या? जब हम ऑब्जेक्ट को बेटा सी पे ही रख दे तो क्या होगा? तो भाई लो यहां पे हमने ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया? सी पे ही रख दिया भाई साहब। तो देखते हैं इमेज कहां बनता है, कैसा बनता है, नेचर क्या है, सब देखेंगे, साइज क्या, सब देखेंगे। सो यहां से लेट सपोज लाइट रेज ऐसे गया पैरेलल, देख रहे हो सेम रूल को मैं बार बार कर रहा हूं और मेरा इमेज बन जा रहा है, ठीक है। तो आप भी कोई स्पेसिफिक रूल का इस्तेमाल कर सकते हो। ऑल्दो आप कोई सा भी रूल का इस्तेमाल करें, इमेज आपका वही बनेगा जहां बन रहा है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है और रूल से भी हम करके देख ले बेटा, ठीक है। चलिए तो बेटा ये फोकस से पास हो गया, करा दिया पास हमने यार, ये पास हो गया, ठीक है। और एक कौन सा रूल इस्तेमाल करे? फोकस से पास करवा दो। लाइट रेज अगर फोकस से पास हुई तो पैरेलल हो जाती हैं भाई, ठीक है। लो हो गई पैरेलल। देख रहे हो कहां पे मिल रही है? क्या आप देख पा रहे हैं? देखो भाई यहां पे इमेज कहां बनी है? सी पे बनी, मतलब जहां रखा ऑब्जेक्ट वही बनी इमेज, जहां रखा ऑब्जेक्ट वही बनी इमेज। और यहां पे देख सकते हो कि बेटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज के बराबर हुआ है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज के बराबर है। और क्योंकि इमेज उल्टा है, इन्वर्टेड है मतलब रियल है, वैसे भी समझ लो कि लाइट रेज सही में मिला है, यहाँ पे सही में मिला है तो बेटा वैसे ही रियल इमेज बनेगा, ठीक है। तो लिखते हैं पहले पोजीशन। पोजीशन क्या है यहाँ पे? पोजीशन है, अगर सी पे ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज भी कहां बनता है? सी पे, एट सी। भाई ये वाला केस बहुत ज्यादा स्पेशल है, पेपर में प्रीवियस ईयर में 2-3 बार इस पे सवाल आ रखा है। मतलब आपको रे डायग्राम बनाने के लिए बोल देगा, आपको सिर्फ क्वेश्चन में बोलेगा क्या कि ऑब्जेक्ट इज एट सी, आपको रे डायग्राम बनाओ और उसके पोजीशन वगैरह भी लिखो, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों पूछा जा सकता है। तो 2 नंबर इसके, 1 नंबर ये सब लिखने के। नेचर क्या है? क्योंकि लाइट रेज सही में मिल रहा,
उल्टा भी है तो भाई रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब ये होता है उल्टा। साइज क्या है, एकदम बराबर साइज है, यानी कि साइज क्या बेटा, एकदम इक्वल है, यानी हाइट ऑफ इमेज बराबर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आप ऐसे नहीं लिखोगे, आप इंग्लिश में लिखोगे क्या है बेटा, इमेज क्या है, सेम साइज, इमेज, इमेज क्या है बेटा, इमेज क्या है, इज ऑफ सेम साइज, ठीक है, या सिंपल लिख दो सेम साइज, इतना भी लिख दोगे ना नंबर मिल जाएगा, सेम साइज की इमेज बनेगी भाई, ठीक है, आ रहा समझ में। चलो बहुत अच्छी बात है। अब कुल मिला के हमने 3 केस कर लिया, अब आया चौथा केस। चौथा केस क्या कह रहा, अगर ऑब्जेक्ट को F और C या C और F के बीच में रखते हैं तो लेट सी कहां पे इमेज बनता है, और बड़ा बनता है, छोटा बनता है, कैसा नेचर है, ठीक है। तो हमने मान के चलो यहां पे रख दिया भैया ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। स्टार्ट करते हैं बनाना। चलिए मान लो पहला लाइट रेज ऐसे गया, पहला लाइट रेज कहां से पास होता है, फोकस से पास होता है, करवा दो भाई, ठीक है। अच्छा एक और एक नया रूल का इस्तेमाल करें, अगर लाइट रेज मान के चलो सी से जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, अरे यार पर ये मिरर छोटी पड़ गई, कोई बात नहीं, बहुत सारे रूल जानते हैं, हम इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। किसका बेटा, मान लो अगर पोल पे इमेज गई है तो जितने एंगल से जाएगी उतने एंगल से वापस आएगी, तो भाई ले जाओ भाई, थोड़ा एंगल सेम कर लेते हैं, सेम हुआ क्या, लगभग सेम हो गया, ठीक है, चलो सेम हो गया। अच्छा देखो कहां मिल रहा लाइट रेस, यहां मिल रहा ना, तो बेटा इमेज भी कहां बनेगा, यहां बनेगा। अब तुम देख सकते हो इमेज छोटी बनी है बड़ी बनी है, इमेज बड़ी बनी है, ठीक है भाई। अच्छा ये इमेज है और ये क्या बेटा जी, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आप साफ साफ देख रहे हो इस बार इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी, तो साइज में पहले लिख दो क्या बेटा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। इसको बेटा एक वर्ड में, सिंगल वर्ड में लिख सकते हो क्या, एनलार्ज्ड। जो बड़ी इमेज होती है ना उसको हम क्या बोलते हैं, एनलार्ज्ड। एनलार्ज का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, डिमिनिश का मतलब छोटा, एनलार्ज का मतलब बड़ा, ठीक है। आगे बात करते हैं बेटा नेचर। नेचर तो साफ देख सकते हो बेटा, सही में लाइट रेज मिल रहा, उल्टे भी इमेज है, तो क्या बन रहा बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। आगे पोजीशन क्या बेटा, जब हमने सी के पीछे रखा था तो इमेज सी और एफ के बीच में बना, जब हम सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो इमेज सी के पीछे बना। तो क्या मैं कह सकता हूं इस वाले से, इस वाले केस से, देखो हम पीछे रख रहे थे तो सी और एफ के बीच में बना, और जब हमने कहा रखा बेटा, जब हमने बीच में रखा तो सी के पीछे। तो जो दूसरा वाला रूल था, चौथे वाला रूल का बिल्कुल क्या है बेटा, ऑपोजिट है, ठीक है, चलो उल्टा है। चलो तो पोजीशन क्या हो गया बेटा, बियॉन्ड सी, पोजीशन क्या हो गया, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी मतलब सी के पीछे, ठीक है। चलो तो 3 चीज क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 5वें रूल की तरफ। 5th रूल क्या कहता भाई, 5th रूल क्या कहता कि रूल नहीं है भाई, केस है, ठीक है, रूल तो हमने पढ़ लिया, केस पढ़ रहे हैं। तो केस क्या बेटा, 5वां केस है, जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं तो इमेज कहां बनता है, तो देखते हैं। तो आ जाओ भाई। अच्छा देखो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, बिना बनाए ही ना मैं लॉजिक से इसका आंसर बता सकता हूं, और आप भी बता सकते हो। बेटा आगे देख लो, क्या कह रहे हो, रिकॉर्ड तो हो ही रहा, ऑनलाइन जाके देख लेंगे। नुकसान तुम्हारा ही है, यहाँ पे भी टाइम बर्बाद करो, वहां पे बर्बाद करोगे, मेरे कैमरे तो व्यूज मिल जाएंगे एक आधी जो आ रहे हैं, चंद व्यू आ रहे हैं, थोड़े ज्यादा बढ़ जाएंगे और क्या। तो भाई देख पहला वाला क्या था, हम भाई इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रख रहे थे तो इमेज बन रहा था फोकस पे। अब जरा लॉजिक लगा, अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज कहां बनेगा, इन्फिनिटी। भाई बिना सॉल्व करिए आंसर आ गया, ठीक है। बट हमें तो यार रे डायग्राम बनाना ही है, क्योंकि पेपर में ऐसे थोड़ी लिख के आ जाएंगे। हाँ एमसीक्यू आया तो सीधे बता सकते हो। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, ऑब्जेक्ट को अपन प्लेस कर रहे हैं कहां पे बच्चे, एफ पे कर रहे हैं, ठीक है भाई कर दो। तो देखते हैं कहां इमेज बनता है, आओ भाई देखते हैं, लेट्स सी। हाँ तो हमने क्या करा भाई, यहां से पहला लाइट रेज मारा, सभी को पता भाई पहला लाइट रेज कहां से, यार दिख नहीं रहा है यहां से, हाँ पहला लाइट रेज हमने मारा ऐसे, और पहला लाइट रेज कहां से पास होगा, फोकस से पास हो जाएगा, ठीक है, ये रहा फोकस से पास हो गया। यहां पे वो दूसरा रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर कोई लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते जाती है ना बेटा, अगर कोई लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वापस यहीं से चली आती है, वापस यहीं से चली आती है। आप देख सकते हो ये जो लाइट रेज है, ये जो लाइट रेज गई है बेटा यहाँ से, ठीक है, वापस यहीं से आ गई है, ठीक है, ये ऐसे हो गया। क्या ये लाइट रेज लगभग पैरेलल दिख रहा है, ठीक है। और भाई मैथ्स हमें कहता है क्या कि पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जो पैरेलल रेज होते हैं, पैरेलल लाइन होते हैं, वो कभी एक दूसरे को काटते नहीं है। तो मैथ्स तो बोलता है कि भाई ये लाइट जो है, ये जो रे हैं, वो कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, मतलब साइंस कभी भी
दो पैरेलल चीज़ों को मिलाता नहीं है, ठीक है, दो बिछड़े हुए को मिला नहीं रहा भाई मैथ्स। बट साइंस अच्छा है, साइंस क्या करता नहीं, कहीं ना कहीं तो मिलन होगा दोनों के, भले ही पैरेलल है बट कहीं ना कहीं मिलन होगा, और हम बोल देते साइंस में इन्फिनिटी पे होगा, बहुत दूर होगा। अच्छा क्यों बोल दिया, ऐसे ही मुंह उठा के बोल दिया? नहीं भाई, इसके पीछे लॉजिक है कि भाई देखो, भले ही हम फोकस पे ऑब्जेक्ट रखते हैं, इमेज तो बनती है ना, और अगर इमेज बन रही मतलब कहीं ना कहीं लाइट रेज मिलती होगी, ठीक है। अब हम देख नहीं पाए, वो डिस्टेंस मेजर नहीं कर पाए, ठीक है, क्योंकि बहुत दूर बन रही है, इसलिए हमने बोल दिया इमेज का बनता है इन्फिनिटी पे। अब क्यों, हमने भले ही देखा नहीं उसको कि वहां पे मिल रहा है, बट इमेज तो बन रही है ना, बन रही है ट्विस्ट मिल रहा होगा, ठीक है। और क्योंकि उल्टा इमेज बन रहा है मतलब रियल ही होगा, भले यहाँ पे मिलते हुए नजर नहीं आ रहा, बट क्योंकि उल्टा बनना ना, कहीं पे भी मान के चलो यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, अरे यार कैमरे से बाहर हो गया, रुको, मान के चलो यहाँ पे मिल रहा है, तो बनेगी तो इमेज उल्टी ही ना, उल्टी बनेगी तो भाई रियल होगा। तो भाई पहले नेचर लिख दे रहा हूं मैं, क्या नेचर, क्या नेचर क्या बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अच्छा इन लोगों का मिलन कहाँ होगा, तो साइंस बोलता है इन लोगों का मिलन इन्फिनिटी पे होगा, ठीक है। मिलन कहाँ होगा, इन लोगों के मिलन बेटा इन्फिनिटी पे होगा बेटा, ऐसे डॉटेड लाइन से बना देते हैं, ठीक है, इन्फिनिटी पे होगा। यानी पोजीशन क्या है बेटा, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को ऐसे 8 को लेटा देते हैं, ऐसे बनाते हैं, या बेटर इन्फिनिटी खुद ही लिख लो, ठीक है। साइज क्या है, बहुत बड़ा भाई, ठीक है, साइज तो इन्फिनिटी पे जितना दूर जाएगा, सोचो जरा, ये जितना नीचे जाएगा उतना इमेज का साइज बड़ा होता जाएगा, यानी बहुत भयंकर, बहुत बड़ा इमेज बनता है, नहीं हाईली एनलार्ज्ड, क्या बनता है बेटा, हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड, बहुत बड़ा बनता है इमेज। चलो भाई, तो हमारा यहाँ पे 5 केस सक्सेसफुल हमने कंप्लीट कर दिया। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं आ रहा कोई भी केस तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो लेक्चर बना दूंगा, ठीक है। आगे बात करते हैं क्या, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ, अगर ऑब्जेक्ट को हम पी और एफ के बीच में रख रहे हैं, पी और एफ के बीच में रख रहे हैं तो कहाँ बनेगा, तो आ जाओ देखते हैं कहाँ बनेगा। देखो भाई, ये रहा पी और एफ के बीच में हमने रख दिया ऑब्जेक्ट, ठीक है। आ जाओ भाई बनाते हैं। सो यहां से लाइट रेस गया, अरे यार ये तो डॉटेड आ रही है, कौन सा है, ये वाला है, ठीक है भाई। देखो ये पहला लाइट रेस है, सभी को पता है भाई, टकराने के बाद कहां जाएगी, फोकस से चली जाएगी, ले जाओ, ठीक है। अब सुनो, लेट सपोज मैंने पोल पे मार दिया ऐसी, तो जिस एंगल से मारूंगा उसी एंगल से भाग जाएगी वापस, है ना, जिस एंगल से मारूंगा उसी एंगल से वापस जाएगी भाई, तो ये चली गई। अब मुझे बताओ, ये जो लाइट रेस है टकराने के बाद एक तो ऐसे जा रहा भाई और एक ऐसे जा रहा है, तो क्या ये लाइट रेस कभी मिलेगा, ये तो जितने दूर जाएंगे उतने एक दूसरे से दूर होंगे, सेपरेट होंगे, तो रियल वर्ल्ड में तो भाई सब कभी नहीं मिलने वाले, ठीक है। तो भाई ये रियल वर्ल्ड में नहीं मिलने वाले, यानी रियल इमेज बनने वाली नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पीछे मिला देंगे मिरर के, वर्चुअली कर देंगे बेटा, ठीक है। तो हम इसको ना बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे। अच्छा याद रहे बैकवर्ड प्रोड्यूस कहां से करते हैं, जहां से लाइट रेस रिफ्लेक्ट हुआ ना उसी को पीछे खींच दो, ठीक है, उसी को कहां खींच दो बेटा, पीछे खींच दो ऐसे, ठीक है। अच्छा ये भी यहां से रिफ्लेक्ट हुआ, यहां से जहां से रिफ्लेक्ट हुआ उसको ऐसे पीछे खींच दो, स्केल के हेल्प से करना आप लोग, मेरे पास तो स्मार्ट बोर्ड है बट पेन तुम्हारा स्मार्ट नहीं है, ठीक है। तो आप लोग पेपर में जरूर एग्जाम में आप स्केल वगैरह ले जाए, ठीक है, उससे आपको प्रॉपरली जहां इमेज बनना चाहिए वहां बनेगा, ठीक है। सो लाइट रेस कहां मिलते हुए नजर आ रहा, क्या सही में मिल रहा है, नहीं, बट लाइट रेस मिलते हुए यहां प्रतीत हो रहा, तो बेटा इमेज भी कहां बनेगा, यहां बनेगा। क्या ये इमेज लाइट रेस सही में मिली है, नहीं, तो इमेज क्या है, वर्चुअल है। अच्छा देखो, इसकी भी मुंडी ऊपर है, इमेज की भी सर ऊपर है, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये क्या हो गया बेटा जी, इमेज हो गया। अब दोनों के सर एक तरफ है, मतलब सीधा इमेज बना, इरेक्ट इमेज बना है, और इरेक्ट इमेज क्या होते हैं, हमेशा वर्चुअल होते हैं, तो हमने पढ़ा था, ठीक है। तो भाई नेचर क्या है बेटा, नेचर है वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट मतलब होता है सीधा, ठीक है। अच्छा साइज क्या है, साइज बड़ा भाई, देख सकते हो ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बना है, यानी क्या बेटा, एनलार्ज्ड है, ठीक है, एनलार्ज्ड, ठीक है, एनलार्ज या फिर हाईली एनलार्ज भी लिख सकते हो, बड़ा इमेज बनता है। पोजीशन क्या है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बना है, तो पोजीशन क्या लिख सकते हैं बेटा जी, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। अच्छा देखो, इसमें जो विचित्र वाला है, मतलब थोड़ा अलग सा कौन कौन सा केस लगा, एक तो ये वाला है, यानी इसके ऐसे केसेस बहुत पूछे जाते हैं पेपर में जो थोड़े अलग होते हैं। सारे केसेस में हमने देखा कि रियल इमेज बन रहा था, बट इकलौता 6th केस ऐसा है जिसमें क्या बन रहा बेटा, वर्चुअल इमेज बना। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है, और दूसरा सी वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सी पे ऑब्जेक्ट होता है, इमेज भी कहाँ बनता है, सी पे बनता है, और साइज क्या होता है बेटा, सेम होता है। तो हमने कॉनकेव मिरर के 6 के 6 केसेस हमने डिस्कस कर दिया। ये भी बता दिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा बेटा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो तीसरा केस है, सी वाला, और बेटा छठा केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम बात करने वाले हैं क्या, यूजेस, कि भाई जो कॉनकेव मिरर है हमारे डेली लाइफ में उसके क्या क्या इस्तेमाल हैं उसको पढ़ेंगे। तो भाई यूजेस की बात करें कॉनकेव मिरर की, तो सबसे पहला यूज ये है क्या कि इसको टॉर्च में इस्तेमाल करते हैं, सर्च लाइट में इस्तेमाल करते हैं, व्हीकल्स की हेडलाइट, वो जो व्हीकल्स के आगे हेडलाइट होते हैं ना उसमें इनका इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। सर्च लाइट क्या होता है बेटा, आपने डिस्कवरी वगैरह पे देखा होगा, वो गुफा के अंदर घुसते हैं ना सांप पकड़ रहे हैं, यहाँ पे सर पे लगा होता है, सर्च लाइट होता है बेटा। या वैसी
टॉर्च को भी सर्च लाइट बोल देते हैं, ठीक है, बट वो थोड़ा पावरफुल बीम निकालता है। तो सर्च लाइट हो गया, व्हीकल का हेडलाइट हो गया, टॉर्च हो गया, इन सब में कॉनकेव मिरर इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब भाई ज्यादातर बच्चे पहले के टाइम में क्या करते थे, इसके पॉइंट को रट जाते थे, उनका काम बन जाता था। बट अब सीबीएसई ने क्या करा बेटा, सीबीएसई ने ना आपके थियरी बेस्ड पोर्शन को कम कर दिया है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बढ़ा दिया। मतलब कॉम्पिटेंसी बेस्ड में हर स्टेटमेंट के पीछे आपको लॉजिक पता होना चाहिए, रीजन पता होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे एक मैं सवाल बना सकता हूँ क्या, थोड़ा लॉजिकली, कि भाई ठीक है इसको यहाँ पे इस्तेमाल होता है, क्यों होता है। अगर पूछते इसी में क्यों इस्तेमाल करें, कॉनकेव मिरर ही क्यों कर रहे हैं, कॉन्वेक्स क्यों नहीं कर रहे, उसके पीछे रीजन है। अगर मान के चलो लाइट को आप यहाँ पे रखते हो, ठीक है, ये बल्ब है कोई सा, लाइट को आप फोकस पे रखते हो, तो हमें पता है फोकस से लाइट रेज ऐसे डाइवर्ज होकर पैरेलल हो जाती है, ठीक है। तो हमें पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिल जाए, एकदम बढ़िया से फोकस लाइट मिल जाए, पावरफुल पैरेलल बीम, इसलिए कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल होता है। अच्छा कॉन्वेक्स लगाते हो तो क्या होता है, फैल जाता लाइट रेस, पहली बात तो एक तरफ से फैल जाता तो रोशनी उतनी बढ़िया नहीं मिलती, ठीक है। हमें हेडलाइट में कैसा चाहिए, फैला हुआ लाइट चाहिए, ताकि सीधे स्ट्रेट हमारा रोड दिखा दे, बढ़िया से रोड दिखा दे और ज्यादा रोशनी हो, ठीक है। तो भाई यहाँ पे क्यों इसको इस्तेमाल होता है बेटा, टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल क्यों होता है, ताकि हमें पैरेलल और पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिले। अब वो पैरेलल उसमें नहीं मिल सकता, कॉन्वेक्स में नहीं मिल सकता, तो फैला देता भाई, ठीक है। नेक्स्ट बेटा बात करें तो कॉनकेव मिरर आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट। जो डेंटिस्ट लोग होते हैं वो कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं, रीजन पूछा जा सकता है। तो टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ, ठीक है, जो टीथ, जो पेशेंट का टीथ है उसका लार्ज इमेज देख सकते हैं, इसीलिए वो कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉन्वेक्स मिरर ना हमेशा स्मॉलर इमेज बनाता है, छोटी इमेज बनाता है। यकीन नहीं होता तो यार हमारे यहाँ पे बगल में ना सीआरपीएफ कैंप, वहाँ पे सिक्योरिटी मिरर जाके देख लेना, तुम चाहे पास खड़े हो दूर खड़े हो, तुम्हारी छोटी इमेज बनेगी वो, ठीक है, बड़ी इमेज नहीं बनाती है। तो क्या उसको दांत देखने में इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं ना, हमें दांत देखने के लिए वो मिरर चाहिए जो इमेज मैग्नीफाई करके बना रहा है, बड़े बना रहा है, ठीक है, तो वो यही कर सकता है। अच्छा कौन सा ऐसा केस है जिसमें एकदम सीधा इमेज दिखाएगा, बड़ा दिखाएगा, लास्ट केस पढ़ा था छठा केस। छठा केस ही ऐसा है कि बेटा अगर हम फोकस और पोल के बीच में दांत को या किसी भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका इमेज बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा। तो डेंटिस्ट क्या करते हैं, वो पहले करते मुंह खुला और फिर वो घुसेड़ देते ना, क्या वो छोटा सा मिरर होता है उनका, कॉनकेव मिरर होता है, अंदर डाल देते हैं और जानबूझ के डालते हैं कहां पे, पोल और फोकस के बीच में दांत को रखते हैं, ताकि जो टीथ है उसकी इमेज इरेक्ट बन सके, सीधी बन सके और बड़ी बन सके। तो भाई ये लॉजिक था इसके पीछे। तो आपको रीजन समझना भाई, क्योंकि अब क्वेश्चंस ना रट्टा वाले नहीं आ रहे हैं, दिमाग लगाने वाले आ रहे हैं। मतलब रट्टा के चक्कर में रहोगे तो 50% ही नंबर ला पाओगे, उससे ज्यादा स्कोर नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर आपको डिसेंट मार्क्स स्कोर करने 95+, तो आपको लॉजिकली चीजों को समझना पड़ेगा, हर चीज के पीछे रीजन तर्क जानना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा। आगे बात करते हैं क्या, कॉनकेव मिरर इज यूज्ड एज अ शेविंग मिरर। क्यों, ताकि हमारे फेस को बड़ा दिख सके, मतलब फेस का इमेज बड़ा दिखे। तो शेविंग मिरर के लिए किसका इस्तेमाल होता है, कॉनकेव। तुम सोच रहे हो कि भैया हमारे तो घर में पापा चाचा ताऊ ये लोग प्लेन मिरर इस्तेमाल कर लेते हैं। हाँ वो भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। बट उसमें क्या होता है, जितने बड़े हम होते हैं उतनी इमेज बनती है, ठीक है। थोड़ा बड़ा प्लेन मिरर लेते हैं। तो अच्छा ये मिरर लेने का फायदा क्या है, भले आपका छोटा मिरर होगा बट इमेज बड़ा दिखा देगा, ठीक है। तो कम पैसों में बड़ा फोटो देख सकते हो, अपनी बढ़िया देख सकते हो, इसलिए बेटा इनको शेविंग मिरर में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, लार्ज कॉनकेव मिरर जो होते हैं ना उनको बेटा सोलर फर्नेसेंस, इनको ना सौर भट्टी कहते हैं। एक तो कोयले वाली आग वाली भट्टी होती है, एक होती है सौर भट्टी। सौर भट्टी में क्या होता है बेटा, ऐसे बड़े से कॉनकेव मिरर को लगा देते हैं, ताकि जो सूरज की रोशनी है बेटा, सूरज की रोशनी है, वो सारी रोशनी को, जितनी रोशनी जाएगी ना, उन सबको एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर दे, और वो किसी को हीट करने के लिए हेल्प कर सकता है, किसी भी चीज को, हाँ एक फोकस पॉइंट पे, मतलब एक तरह से मीट कर दे। तो क्योंकि ये क्या कर सकता है, सारे पैरेलल लाइट रेस को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस कर सकता है, मीट करवा सकता है। अब देखो सारे लाइट रेस किसी एक पॉइंट पे मीट होंगे तो वहां पे हीटिंग बहुत ज्यादा होगी, और उससे हम सौर भट्टी यानी कि सोलर फर्नेसेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने में। तो भाई साहब ये 4 यूजेस थे जो कि आपको आना चाहिए, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने यार कॉनकेव मिरर को डिटेल में खत्म कर दिया, उसके रूल्स पढ़े, इमेज फॉर्मेशन पढ़े और फिर उसके यूजेस पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं, कॉन्वेक्स मिरर को डिस्कस करेंगे। पहले उसके रूल्स पढ़ेंगे, पैटर्न सेम होने वाला है, फिर उसके केस डिस्कस करेंगे, 2 ही केस है, देन यूजेस, देन फिर हम क्या करेंगे, फिर मिरर्स फॉर्मूला और उसके न्यूमेरिकल्स, मतलब लगभग एनसीईआरटी के मैं सारे सवाल करवा दूंगा और पीवाईक्यूज भी करवा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो बने रहिए इस चैनल पे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।